अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर शुरू किया। इसमें बोला कि भाई तीन तरह की बायोडायवर्सिटी हो सकती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन तरह की डाइवर्सिटी हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है। और फिर हमने कई डेटा डिस्कस किया था जिसको मैंने बोला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना। ठीक है। ये सब डेटा है। हाँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। और यहाँ ये कहता है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, ये और अमेजोन फॉरेस्ट पढ़ा था। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पर थे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बाद, इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। इसको बोलते हैं राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? ये रहा, सीधा सीधा ये है अपना फायदे वाली बात। 3 नंबर का क्वेश्चन। राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहता है? राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ये दिया किसने था? पहली बात, पॉल एरलिच ने। पॉल एरलिच नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। अब ये कहानी समझो। ऐसे तो थोड़ा मुश्किल लगेगी, लेकिन ये कहानी समझो। कहानी क्या कहती है? मान लो कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या है? एक एयरप्लेन है। ये पूरा इकोसिस्टम क्या है? एक एयरप्लेन है। अब इस एयरप्लेन को बनाने के लिए नट बोल्ट्स की जरूरत पड़ी होगी, है ना? यानी कि, और ये नट बोल्ट्स क्या है? राइवट बोल रहे हैं, हजारों नट बोल्ट्स की जरूरत पड़ी होगी, हजारों राइवट्स की जरूरत पड़ी होगी। तो ये राइवट्स या नट बोल्ट्स क्या है? कुछ नहीं है, ये स्पीशीज है। ठीक है। अब क्या हुआ कि, अच्छा ये पता है आप लोगों को कि लोग ट्रेन से चीजें गायब कर लेते हैं, पंखा गायब कर लेते हैं यार। ठीक है। तो जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? वो जिस प्लेन में सफर करते हैं, उस प्लेन से एक एक नट उठा के घर चल दिया। ठीक है, हर बार ऐसे ही करते हैं। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्टेड पॉपिंग अ राइवट एंड टेक देम होम। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है? स्पीशीज तो गायब हो रही है, यानी कि राइवट्स गायब हो रहे हैं। अच्छा, शुरू में कोई असर पड़ेगा क्या? आप लोग बताओ, एक दो नट चला गया, शुरू में कोई असर पड़ेगा उस एयरप्लेन पे? जल्दी बताओ। नहीं असर पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब मिताली ने बोला भैया कोई असर तो पड़ ही नहीं रहा है, चलो लेके जाते हैं। अब इसने क्या किया? इंजन वाला ही हटा दिया। अच्छा, इंजन जो काम कर रहा था, इशिका, इसने हैंडल वाले नट गायब कर दिया। तो अब प्लेन काम करेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं काम करेगा। कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलना ये चाहता है कि अगर हर बार ड्राइवर्स क्या थे? अपने नट बोल्ट्स क्या थे? नट बोल्ट थे ये वो स्पीशीज जो पूरे इस इकोसिस्टम में सरवाइव करते हैं, जो इस एयरप्लेन पे हैं। तो उसके नट, शुरुआत में ये बोल रहा है कि जब हर कोई इनको घर लेकर जाएगा तो शुरुआत में इसकी फ्लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉपरली फंक्शन करेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी फ्लाइट इतनी वीक हो जाएगी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे हम। ये प्लेन जो है वो क्रैश कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। भाई अब मान लो, जैसे मैंने बोला, इशिका ने कौन सा डाइवर्ट उठाया था? किसने उठाया? उसका हैंडल वाला। ठीक है, मिताली ने उठाया ये इंजन वाला। तो दीज आर क्रिटिकल। इनको गायब कर दिया फिर तो कहाँ ही चलेगा वो एयरप्लेन। तो इनका बहुत ज्यादा की रोल है। समझ आया? तो यहाँ पर ये बात तो एयरप्लेन की कर रहा है। कौन? पॉल एरलिच। पॉल एरलिच स्टैनफोर्ड का इकोलॉजिस्ट है, पॉल एरलिच। ये बात तो किसकी कर रहा है? ये बात एयरप्लेन की और नटबोल्ट की कर रहा है। लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है? कि ये इकोसिस्टम क्या है? एक एयरप्लेन की तरह है, और उस एयरप्लेन में जो थाउजेंड ऑफ राइवर्ट्स नट बोल्ट्स का बना है, वो सब इसकी स्पीशीज है। अगर आप इन नट बोल्ट्स को धीरे धीरे गायब करते रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ शुरू में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आप इनके क्रिटिकल और मेजर की स्पीशीज को गायब करना शुरू कर दो, नट बोल्ट्स को गायब करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली आप देखोगे ये फ्लाइट तो
क्रैश ही करेगी। अभी हमने पुराना रिवाइज किया जो लास्ट क्लास में पिछले वीक डिस्कस किया था, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, राइवर्ट हॉपर हाइपोथेसिस, वो आपने सुन ही लिया। इसमें बस ये कह रहा है कि एयरप्लेन इकोसिस्टम है और उसमें एयरप्लेन में जो नट लगे हुए हैं वो क्या है, वो स्पीशीज है। अगर हम ये नट गायब करते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एयरप्लेन क्रैश क्रैश कर जाएगा, इसलिए हमें स्पीशीज का बचाव करना चाहिए, बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए, ये कह रहा है। लेकिन ये इतनी सी बात आपको जरूर पूछेगा, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने। आगे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है डाइवर्सिटी का बहुत। अच्छा, कैसे, देखते हैं। डाइवर्सिटी का लॉस ऐसे हो रहा है कि कई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। जो नट है इस एयरप्लेन के, ठीक है, अर्थ नाम के ये जो एयरप्लेन हम जिसमें सवारी कर रहे हैं, ये काफी डेंजर में। कैसे, देखो, कई सारे नाम यहाँ पर गिनेगा। रिसेंट रिसेंट की बात करें तो द हमने क्या किया, पैसिफिक आइलैंड नाम की एक जगह थी, आइलैंड था, वहां पर कॉलोनीज बना दी, घर बना दिए। तो घर बनाए होंगे तो पेड़ काटे गए होंगे। अच्छा, तो जब वहां कॉलोनीज बनी तो वहां से, उसकी वजह से 2000 से ज्यादा स्पीशीज जो बर्ड्स की थी, वो क्या कर गई, एक्सटिंक्ट। समझ रहे हो? अब यहाँ 2000 का मतलब, 2000 का मतलब क्या, यहाँ 2000 का मतलब नंबर से है क्या? ये कहना चाहता है कि 2000 स्पीशीज लॉस कर गए? क्या कहना चाहता है यहाँ पे? 2000, वेरी गुड, 2000 तरह की स्पीशीज गायब ही हो गई। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, इन्वेड किया, उनकी जगह पर कोलोनाइज किया, वहां घर बनाना चालू कर दिया पैसिफिक आइलैंड में। अच्छा। द आईयूसीएन रेड लिस्ट जो 2004 के डॉक्यूमेंट, 4 की बता रहा है, देखो उस समय कितनी बुरी हालत थी। आज तो 20 चल रहा है, यानी कि 16 साल बाद आज देखो क्या हालत होगी। तो उसमें द आईयूसीएन रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ, इसने बोला है कि भाई 784 स्पीशीज गायब हो गई, इंक्लूडिंग 338 जिसमें वर्टिब्रेट्स हैं, 358 इनवर्टिब्रेट है, 87 प्लांट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 साल में। कुछ कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन, अब देखो ये सब याद करोगे नहीं, नहीं करोगे चलेगा, ठीक है, चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ पर्पल से, ये तो भूलना ही नहीं है, ध्यान रखना। ये पूछता है क्वेश्चन, पहला क्या याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल एरलिच की थ्योरी, ठीक है, पॉल एरलिच की ये जो थ्योरी है, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, सीधा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर में। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपका रीसेंट एक्सटेंशन पर, रीसेंट एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आता है, तो याद रखना ये स्पीशीज, डोडो मॉरिशियस, डोडो मॉरिशियस की एक स्पीशीज गायब हो गई, क्वेगा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काउ रशिया से, और 3 सब स्पीशीज, ये तो जरूर पूछेगा आपको क्योंकि ये टाइगर की स्पीशीज है, ठीक है। तो ये पूछता है बाली जामवन, जावन और कैस्पियन ऑफ टाइगर, ये याद रखना, याद रहेगा। क्या क्या बोल दिया, डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलैसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाओ रशिया से, और 3 सब स्पीशीज, ये ध्यान रखना, टाइगर की 3 सब स्पीशीज गायब हुई है, बाली जावन और कैस्पियन, ठीक है। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन, सिर्फ लास्ट 20 सालों की बात करें तो क्या हुआ है, 27 स्पीशीज गायब हो गई, ठीक है, 27 स्पीशीज गायब हो। अब केयरफुली अगर मैं क्या करूं, एनालाइज करूं इस डेटा को, तो मुझे काफी ज्यादा, एडिंग टू ग्रीन सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन मोर देन 15,000, 15,000, 15,500 जो वर्ल्ड वाइड स्पीशीज हैं, उनको खतरा है। थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में और एक्सटिंक्ट होने में, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में और एक्सटिंक्ट होने में फर्क है। एक्सटिंक्ट हो चुकी है मतलब विलुप्त हो चुकी है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की कगार पे है, मतलब गायब होने वाली है, मतलब उनको भी नुकसान है, कम नंबर बचे हैं। तो ऐसा कौन सी स्पीशीज है जो बहुत कम बची हैं, विलुप्त होने वाली है, रेड लिस्ट, तो वो है 12% ऑफ द, वो 15,000, 15,500 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, सभी बर्ड स्पीशीज का ध्यान रखना है आपको, सभी बर्ड स्पीशीज का 12%, मैमल्स का 23%, और 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज, और 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन द
31%, समझ रहे हो आप? जिम्नोस्पर्म वो सारे मेजर ट्रीज हैं जिनका जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, और भी बहुत काम है, वुड बनाने के लिए, ठीक है? जितने भी सोफे बनते हैं, चारपाई, ये जो बेड्स एक्सेट्रा बनते हैं, सब जिम्नोस्पर्म्स के बनते हैं। तो ये 31% जिम्नोस्पर्म जो है वो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पे है, तो जो कि बहुत खतरनाक बात है, ठीक है? ये याद रखना। अगर ऐसा ही होता रहा, क्या होता रहा, ऐसा ही लॉस होता रहा, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान रखना, ये पूछता है लोअर रेजिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन सच एज, ठीक है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्शन में कमी आएगी, ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, और इन कंडीशन से हमारे पास बचाव के लिए कुछ होगा नहीं, है ना? आपने एक बात, मैंने पहली भी बात बोली थी कि रेगिस्तान में पानी तो नहीं होता, लेकिन रेगिस्तान में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। ये बात सभी को पता है? कोई डाउट इसमें? बताओ, फिर मैं क्लियर करूं कि रेगिस्तान में बाढ़ सबसे ज्यादा कैसे आती है। बोलो। जहां ट्रीज नहीं होता, मतलब जहां ट्रीज नहीं होता वहां सबसे ज्यादा बाढ़ आई, क्यों? सबसे ज्यादा बाढ़ कैसे आएगी वहां पर? क्योंकि ट्रीज नहीं है, तो रूट्स नहीं है वहां पर, तो मृदा का अपरदन बहुत ज्यादा होगा, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा वहां पर, ठीक है? जब सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा तो वहां देखने को मिलेगा कि वाटर रुक ही नहीं रहा है, और वाटर रुकेगा ही नहीं, अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, रूट्स है ही नहीं, तो पानी सीधा निकलता चला जाएगा, और ड्रॉट, ड्रॉट तो नहीं, लेकिन फ्लड जैसे कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ड्रॉट, सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? Increased variability in certain ecosystem causes such as plant productivity, water used, pest और disease cycle, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब काफी ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये लॉस हो रहा है, ये हमें पता चला, इससे क्या क्या नुकसान होंगे ये पता चला। अब यहाँ बात कर रहा है एक बहुत जरूरी, वो क्या है? कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। क्या कारण है इस बायोडायवर्सिटी लॉस का? तो इस बायोडायवर्सिटी का लॉ- कारण क्या है, सुनो। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहला कारण, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? द दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? वहां पर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होता है। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि पूरे अर्थ में 14% अर्थ का लैंड सरफेस, ये रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। 14% पहले कितना था? ये जो वर्षावन बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये जो रेन फॉरेस्ट है उनका 14% पहले क्या था? रेन फॉरेस्ट पहले कितना था? 14%। अब कितना रह गया है पूरे अर्थ का लैंड सरफेस में रेन फॉरेस्ट? 6% बस, ठीक है? तो ये बहुत चिंताजनक बात है। अब हम एक एक बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी पढ़कर आ रहे हैं अभी अभी, जिसमें मैंने कई सारी इसकी खास बात बोला था। कौन सा फॉरेस्ट बोला था ये? अमेजोन फॉरेस्ट बोला था, है ना? याद कर। इसकी खास बात वैसे मैं बता चुका हूँ, वीडियो देखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, उसमें काफी सारी चीजें बताई थी, लेकिन जो बहुत जरूरी बात बताई थी वो अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में बताई थी। कहाँ लिखा है ये? अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट बताया था ना? हाँ, ये रहा। अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में बताया कि इट वाज द साउथ अमेरिका में एक फॉरेस्ट है, ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ। 4,000 तरह के प्लांट्स मिलते हैं, 3,000 तरह की फिशेस मिलती हैं, 1,300 तरह के बर्ड्स मिलते हैं, 427 तरह के मैमल्स, 427 तरह के एम्फीबियन, 378 तरह के रेप्टाइल्स, 1,25,000 तरह के वर्टिब्रेट्स। समझ रहे हो? तो इतना ह्यूज, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन दिस अर्थ। इससे बड़ा और घना जंगल और डाइवर्सिटी वाला रीजन पूरे अर्थ में कहीं नहीं है, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, और इसी वजह से, इसी कारण से हम लोग इस अमेजोन फॉरेस्ट को हमने क्या नाम दिया है? अमेजोन फॉरेस्ट को हमने नाम दिया है, ध्यान रखना, लंग्स ऑफ द प्लानिट। क्या बोलते हैं?
लंग्स ऑफ द प्लैनेट। सोच रहे हो कितना बड़ा नाम है ये? इस पूरे अर्थ का लंग्स बोल रहे हैं हम इसे। क्यों लंग्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें, उस ऑक्सीजन का उस ऑक्सीजन का काफी ज्यादा पर्सन परसेंटेज हमें कहाँ से मिलता है? इस अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है। तो अमेजोन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट ही है एक तरह का। इट इज ह्यूज दैट इट called the lungs of the planet, harboring probably million of species को आज ये होल्ड करके रखता है। अब उसको भी क्या करने लग गए हैं, अमेजोन के साथ में भी दिक्कत है। इसको लोग वहां पर भी लोग आ गए हैं। ठीक है, वहां पे क्या उगा रहे हैं लोग? सोयाबीन उगाना चालू कर दिया लोगों ने। समझ रहे हो? खेती करना चालू कर दी, पेड़ काट के खेती, अमेजोन फॉरेस्ट को काट के। और क्या कर रहे हैं? और वहां पे लोग सुअर चराते हैं। ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। यहाँ लिखा है देखो, ये ध्यान रखना था। Amazon rainforest, lungs of the planet, harboring probably million of species is being cut and cleared। ठीक है, उसको लगातार काटा जा रहा है for cultivating soybeans or for con- conversion to grassland for raising beef cattle। ठीक है, बीफ कैटल्स। ठीक है, ये जो भी पिग्स वगैरह, ये सब क्या किए जाते हैं वहां पर? ग्रेजिंग करवा रहे हैं। तो क्या ऐसे में इतना इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा या नहीं होगा, बताओ? Beside total loss, the degradation of many habitats by pollution, ऊपर से pollution और बढ़े जा रहा है, also threatens the survival of many species। इंसान नहीं बच रहे हैं, ये एनिमल्स और स्पीशीज कैसे बचेंगे? When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds require large territories and certain animals with migrate। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो वहां से माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम होने शुरू हो गई है। ये एक रीजन है, हैबिटेट का लॉस हो जाना और फ्रेगमेंटेशन होना। तो हैबिटेट लॉस समझ रहे हो? जहां उनकी रीजन है, जहां वो रहते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया मैंने, 14% पहले होता था, 6% हो गया। तो 14 से 6, 8% की जो यहाँ, अब ये तो नया डेटा है नहीं। ठीक है, पुराना डेटा है। अब तो पता नहीं कितना परसेंट हो गया होगा, 5%, 4% मिलता है अब तो। तो ये जो लॉस हुआ है 10%, 10% के 8% के आसपास का, उसमें कितना ज्यादा हैबिटेट का लॉस हुआ, समझ रहे? तो जब इतना इतना आप लॉस, हैबिटेट्स का लॉस देखोगे, तो उसमें स्पीशीज भी गायब होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे। और इसका असर ह्यूमन पे इवेंचुअली पड़ने वाला है। कौन कहता है ऐसा? राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसलिए वो अच्छा, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस को राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं, ये भी सुन लो। राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस को ये इसलिए नाम दिया गया। राइवर्ट, राइवर्ट का क्या मतलब है? वही नट एंड बोल्ट। पॉपर का क्या मतलब है? पॉपिंग अप, निकाल के ले जाएंगे। हाँ, तो राइवर्ट को पॉप अप कर रहे हैं, तो इसलिए बोला राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ध्यान रखना। आगे ध्यान देते हैं। अब क्या करने लग गए? हैबिटेट लॉस किया हमने, हैबिटेट लॉस किया, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखे हैं। एनसीईआरटी लिखने वाला राइटर है, राइटर देखो कितना सही लिखा है इसने। अब लाइन सुनना, एनसीईआरटी वाले राइटर क्या कह रहा है? ह्यूमन हैव ऑलवेज, यहाँ रीड कर रहा हूं मैं, ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। हमेशा ही जो ह्यूमन है वो नेचर पर डिपेंड करता है, चाहे वो फूड पर डिपेंड करता हो या शेल्टर पर डिपेंड करता हो। बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, देखो कितनी मस्त लाइन है। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, ये लाइन लिख दी ना तुमने, पूरे नंबर देगा। तो क्या बोला? जब नीड टर्न्स टू ग्रीड, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इसको क्या बोलते हो? ओवर एक्सप्लॉइट करना बोलते हैं। Of natural species, many species of extinction in the last 500
ईयर्स, जैसे कि पहले हुआ करते थे ना, याद है? कबूतर जा जा जा, पैसेंजर पिजन, हाँ भाई, स्टीलर सी काउ, ये सब क्या हो गए हैं, गायब हुए लास्ट 500 ईयर्स में। वो ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किस वजह से? ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, है ना? ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है? हमारे एनसीईआरटी वाले शायर क्या कहते हैं? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है? व्हेन नीड चेंजेस टू ग्रीड बन जाती है। जरूरत दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब नीड, हाँ, नीड बन जाती है ग्रीड। Presently, many marine fishes population around the world are being harvested, endangering and the continued existence of some commercially important species. हम फिशेस को तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये दोनों में तो आपको ये याद रखना ही है, ठीक है। हैबिटेट लॉस में आपको बताया क्या क्या चीजें याद रखनी है, कैसे कैसे लिखोगे। पॉइंट्स याद रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कॉजेज है, क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। तो पहला रीजन आप लिखोगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और उसमें एग्जाम्पल दोगे। पहला एग्जाम्पल दोगे कि पहली बात इसमें क्या लिखोगे पॉइंट्स में कि 14% से क्या रह गया, सिर्फ 6% रह गया। दूसरी बात किसकी होगी? दूसरी बात यहाँ लिखोगे आप कि अमेजोन फॉरेस्ट, इसीलिए मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी मस्ट है। जहां एनसीईआरटी नहीं पढ़नी थी आपको बता दिया पहले, तो यहाँ आपको जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप? दूसरा पॉइंट लिखोगे अमेजोन फॉरेस्ट जिसे लंग ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है, जैसे 30% ऑक्सीजन निकल कर आ रहा है पूरे एटमॉस्फेयर का, ठीक है, उसको क्या बोल दिया है? वहां पर सोयाबीन उगा रहे हैं, उसको सब घास के मैदानों में तब्दील कर दिया गया है, बीफ कैटल चराए जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में ये लाइन जरूर लिखना। आगे फिर ये सब नाम लिख देना। मैंने इसलिए बोला था ये स्पीशीज ध्यान रखना, क्योंकि ये स्पीशीज आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। स्टीलर काउ, पैसेंजर पिजन, और भी ये स्पीशीज जो मैंने अंडरलाइन किए थे इधर, जिनका एक्सटिंक्शन हो रहा है यहाँ। जैसे आप बोलोगे कोई भी, स्टीलर काउ, स्टीलर सी काउ, बाली, जावन, कैस्पियन, ये सब, ठीक है। आगे, आगे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में क्या है? भाई एलियन का मतलब यहाँ एलियन नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखो। एलियन का मतलब एलियन नहीं है जो बाहर से किसी ग्रह से आ रहे हैं, उनको एलियन नहीं। एलियन का मतलब है कि एक नॉर्मल हैबिटेट है, ठीक है। जैसे 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 एक एग्जांपल छोटा सा, ये समझो, मान लो कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं। यहाँ पर क्या किया मैंने? वाटर हाइसिंथ लाकर डाल दिया। मैंने बोला कि यहाँ तो भाई क्या है कि इस, ये एक पॉन्ड है, यहाँ वाटर हाइसिंथ लाकर डाल दिया, ठीक है। वाटर हाइसिंथ लाकर डाल दिया। इस वाटर हाइसिंथ पता है ना सभी को, टेरर ऑफ बंगाल। इसके फूल मैंने बोला बहुत अच्छे हैं, तो उसको मैंने अपने तालाब में डाल दिया। अब हुआ क्या? पहला वाटर हाइसिंथ डाल दिया, ऑल स्पीशीज इन द प्लांट इन द पॉन्ड डाइड ड्यू टू insufficiency ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में इंडिजिनस स्पीशीज, ऑल स्पीशीज, ऑल स्पीशीज का मतलब इंडिजिनस स्पीशीज, ठीक है। इंडिजिनस स्पीशीज कौन सा है? इंडिजिनस स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो यहाँ पहले से ही रहा करते थे, ठीक है। ऑल स्पीशीज इन द पॉन्ड डाइड ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। और ये इनसफिशियंसी जब हो गई ऑक्सीजन की, सब स्पीशीज क्या कर गए? डाई कर गए। तो इसी वजह, ऐसा ही होता है जब, और इसी वजह से वाटर हाइसिंथ को क्या बोला जाता है आज की डेट में? टेरर ऑफ बंगाल, है ना। टेरर ऑफ बंगाल बोला, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट है इसका, ठीक है, इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इस केस में एलियन स्पीशीज कौन से हैं? मतलब ये कोई, ठीक है, इसे कोई बाहर की स्पीशीज से रिलेट मत करना। यहाँ एलियन स्पीशीज का मतलब है, देखो लिखा है,
अ, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। कैरेट ग्रास एग्जाम्पल, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटेना, वाटर हायसिंथ को जब लाया गया, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल याद करेंगे इसके, एलियन स्पीशीज के, ज्यादा नहीं है। एक ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नील पर्क वाला, ठीक है। नील पर्क introduced into Lake Victoria in East Africa led to extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish। देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको, टेरर ऑफ बंगाल वाला। दूसरा देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक लेक था जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में क्या लाया गया, नील पर्क नाम का स्पीशीज, नील पर्क। तो ये नील पर्क नाम का स्पीशीज ने क्या किया, एक्सटिंक्ट कर दिया 200 से ज्यादा स्पीशीज, किसकी, शिकलेट फिश की, शिकलेट फिश, जो कि वहां पहले से ही लेक में पाई जाती थी। तो इस केस में एलियन फिशेस कौन हुआ, तो नील पर्क इस केस में क्या हुआ, ध्यान रख, हाँ गुड, एलियन फिशेस हो गया। ऐसे ही और क्या एग्जांपल याद रखोगे, इसमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेट ग्रास, लिख देना बस कैरेट ग्रास, जिसको और क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ठीक है। और एक इसी के साथ एग्जांपल याद रखना, लैंटेना, ठीक है। और अ, और एक है, चौथा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया, अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया। अफ्रीकन कैटफिश का क्या नाम है, क्लैरियस, क्लैरियस गैरीपाइनस, क्लैरियस गैरीपाइनस। तो अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया जिसका नाम क्या है, क्लैरियस गैरीपाइनस। उसकी वजह से जो इंडिजिनस स्पीशीज थी, मतलब वहां की जो स्थायी रहने वाली कैट फिशेस थी, उनको खतरा पहुंचा। तो इस केस में एलियन स्पीशीज कौन सी हुई, अफ्रीकन कैटफिशेस। समझ आइए, एग्जाम्पल याद रखना, टॉपिक खत्म है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, सबसे पहला वाटर हायसिंथ लिख ही दोगे, वाटर हायसिंथ का, ठीक है। फिर लेक विक्टोरिया वाला नील पर्क और सिक्लेट फिश, कैरेट ग्रास याद रखना, और लेंटेना, और अफ्रीकन कैटफिश, ये देखो लिखा हुआ है, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन, इलीगली इंट्रोडक्शन किया अफ्रीकन कैटफिशेस का, ठीक है। और जिसको क्या बोल दिया, क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस is posting a threat to indigenous catfishes in our rivers। चलो, तो क्या हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, क्या कारण है बायोडायवर्सिटी के लॉस होने का, जिसमें पहली चीज हमने पढ़ी, क्या है पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% से 6% हो गए, अमेजोन फॉरेस्ट लंग ऑफ प्लानिट बोलते हैं, जहाँ पे सोयाबीन उगाए जा रहे हैं, ग्लासलैंड बना दिया है, बीफ कैटल उगाए जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि नीड जो है वो ग्रेट बन चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे 500 ईयर्स में कई सारे स्पीशीज गायब हो चुके हैं, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो रहा है। एलियन स्पीशीज में कई सारे एग्जांपल पढ़े, वाटर हायसिंथ, नील पर्क, कैरेट ग्रास, लैंटेना, और अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। एक और पॉइंट आता है, क्या कारण है बायोडायवर्सिटी के लॉस होने का, तो वो ये है को एक्सटिंक्शन। चार पॉइंट याद रखने हैं आपको टोटल, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब, को इवोल्यूशन हमने पढ़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, याद है। तो वो जो फीमेल भी है, वो अगर अपना कलर बदल लेती है तो हमें क्या कर देखना पड़ेगा, जो ऑर्किड के फ्लावर्स हैं वो भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो, को एक्सटिंक्शन के बारे में क्या है भाई, हमें ये समझ आता है कि मान लो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बहुत डिस्कस किया है ये चीज हमने। जैसे कि अगर मैं बोलूं, क्या हुआ कि ये है, पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म है, पॉलिनेटर्स हैं, और क्या हुआ, फ्लावर्स हैं, ठीक है।
ये दोनों क्या करते हैं, किस तरह का रिलेशन है दोनों का, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों का ही फायदा है। पॉलिनेटर्स देता है इसको, क्या देता है पॉलिनेटर इसको, इसको पॉलिनेशन करके देता है। फ्लावर्स क्या देते हैं, फ्लावर्स हेल्प करते हैं इसके, इसको नेक्टार देते हैं। अब क्या हुआ, मान लो एक एक खास तरह का पॉलिनेटर था, वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट, पॉलिनेटर गॉट एक्सटिंक्ट। तो क्या फ्लावर सरवाइव कर पाएंगे? हाँ। तो यहां समझ आ रहा है कि पॉलिनेटर्स के एक्सटिंक्ट होने से, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, पॉलिनेटर के एक्सटिंक्ट होने से सिर्फ पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे हैं, फ्लावर्स टू एक्सटिंक्ट। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को को इवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं? तो व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब सिर्फ एक स्पीशीज किसी इकोसिस्टम से आप ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हो, गायब करवा देते हो, तो उसका मतलब सिर्फ एक स्पीशीज गायब नहीं हुई है। मान लो ये एक स्पीशीज है, मैंने बोला चलो ये वाला एक खास तरह का ट्री है, ये गायब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस एक स्पीशीज पर 10 तरह के स्पीशीज डिपेंड करते थे, क्या ये 10 तरह के स्पीशीज एक्सटिंक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे। अब यहां तो सोचो क्या हो रहा है, यहाँ तो देखो कितनी खतरनाक बात हो गई है ये, कि यहाँ तो 2000 स्पीशीज क्या कर गए पैसिफिक आइलैंड में, कोलोनाइजेशन की वजह से एक्सटिंक्ट कर गए। सोचो ये चेन कितनी बड़ी चलती जाएगी अगर एक्सटिंक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। ये जो दो, इसीलिए बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये छोटी बात नहीं है। अगर ये 2000 स्पीशीज बोल रहे हैं पैसिफिक आइलैंड में क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, जब ये 2000 स्पीशीज पैसिफिक आइलैंड, तो इन 2000 स्पीशीज पे सोचो कितने हजार तरह के स्पीशीज जो थे, 2000 तरह के स्पीशीज पर कितने हजार तरह के स्पीशीज डिपेंड करते होंगे। वो भी, मान लो मैं बोल रहा हूँ 5000 तरह के स्पीशीज डिपेंड करते होंगे। इसकी वजह से 5000 स्पीशीज तो किस में आ गए, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में आ गए, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में आ गए, ठीक है। थ्रेट ऑफ, ये देखो कितनी बड़ी होती जाएगी ये सिचुएशन धीरे धीरे। 5000 स्पीशीज इसकी वजह से थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में आ गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 5000 स्पीशीज भी क्या कर जाएंगे, जब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, हम तो रुकने वाले नहीं, तो क्या होगा, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो आगे देखोगे 10,000 स्पीशीज, 10,000 तरह की स्पीशीज क्या हो जाएंगे, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पर आ जाएंगे। समझ रहे हो, ये कभी रुकने वाला है? इवेंचुअली ये अर्थ क्या बनने वाला है, अर्थ क्या बनने वाला है, दोबारा वही शुरुआत पे चले जाएंगे हम लोग। समझ आया, समझ आया। और हम, इसने पहले ही लाइन में कन्फेस कर दिया कि ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड, ठीक है। यहाँ पास्ट टेंस का तो यूज किया है, लेकिन इसने ये भी बात झूठ नहीं है कि हैव टू डिपेंड इन फ्यूचर ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। बिना फूड और शेल्टर के क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? बताओ, नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो जरूरत, देखो एक बहुत अच्छी लाइन है कि नेचर के पास वो सब चीजें हैं, ठीक है। नेचर अगर चाहे तो सभी की नीड्स फुलफिल कर सकती है, ठीक है, कोई भी। लेकिन नेचर, या अगर पूरा नेचर मिल जाए तो भी किसी एक पर्सन का ग्रीड फुलफिल कर सकती है क्या? पूरी दुनिया मिल जाए तो कभी ये फुलफिल होने वाली है? बताओ, ग्रीड्स कभी फुलफिल होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसी, दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रस्ट विच कांट बी क्वेंच्ड, ठीक है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझ नहीं सकती, ग्रीड। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस की हम लोगों ने आज, काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ सबसे पहले हमने डिस्कस किया पॉल एरलिच की थ्योरी, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कितना होती जा रही है, इधर हमने डिस्कस किया। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज द हाईलाइट ऑफ दिस सेशन, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion और co-extinction, ठीक है। यहाँ देखो लिख रहा है कि plant pollinator mutualism where extinction of one invariably lead to extinction of other। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए कथा समाप्त। राधे राधे।